तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। करंट अफेयर्स चल रहा है। करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है और इसमें हम आपसे बात करेंगे ब्रिक्स पर, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स पर, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर। 3 टॉपिक है हमारे पास, एक चौथा टॉपिक और भी है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल का, और हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ एशिया कप क्रिकेट, और ब्रिक्स सेमिनार, ब्रिक्स में कौन कौन से नए देश शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 69 या 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के विनर कौन कौन रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, बने रहिए हमारे साथ धैर्य के साथ। चलिए, तो अब क्या औपचारिकताएँ क्या करनी है, ठीक है, देखते रहिए, सुनते रहिए। अगर पसंद ना आए तो स्किप का स्विच है ही आपके हाथ में, ठीक है। तो 73वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। बताते चलें कि भारत की जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी राजा हरिश्चंद्र, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो दादा साहब फाल्के थे, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पर भारतीय सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप समझ लीजिए, या जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए कह लीजिए, या भारतीय सिनेमा के विकास में पूरा जीवन लगा देने वाले लोगों को, या सिनेमा जगत में विशेष उपलब्धियां पाने वाले लोगों को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा जो करता है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। आपको बता दूं, इस समय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर जी, ठीक है। तो इस साल, या एक्चुअली इस साल, ये साल तो आपका 2023वां चल रहा है। आज जो है 3 नवंबर है, 2023 है आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये अवार्ड जो अनाउंस हुआ है 2021 के लिए हुआ है। इससे पहले 2020 का जो अवार्ड था वो आशा पारेख जी को दिया गया था। ये 2021 का अवार्ड अनाउंस हुआ है जो वहीदा रहमान जी को दिया गया है, ठीक है ना। तो वहीदा रहमान जो हैं अपने ज़माने की फेमस एक्ट्रेस और डांसर रही हैं। खैर, तो बात कर रहे थे दादा साहब फाल्के अवार्ड की। ये जो है 53वां अवार्ड है और वर्ष 2021 के लिए घोषित हुआ है। अच्छा, अब दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली ये 53वीं व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ ये 8वीं महिला हैं। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड शुरू हुए थे 1969 में शुरू हुए थे, ध्यान रखना, 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुए थे। और ये ऐसा पहला अवार्ड पाने वाली जो थी वो पहली महिला थी, वो थी देविका रानी रौरिक। भारतीय सिने जगत की पहली सुपरस्टार महिला देविका रानी, इनके नाम से फिल्में चला करती थी। तो देविका रानी रौरिक को, ये सवाल भी आया था ना, भारतीय सिने जगत की पहली अभिनेत्री, पहली सुपरस्टार अभिनेत्री देविका रानी। तो देविका रानी रौरिक को बाद में, जब इनका मूल नाम था देविका रानी, शादी के बाद ही हो गई थी देविका रानी रौरिक, इनको दिया गया था पहला अवार्ड 1969 में। तो वहीदा रहमान जो हैं वो 8वीं महिला हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी को 1989 में, आशा भोसले जी को सन 2000 में, और इससे पिछला अवार्ड 2020 जो था वो आशा पारेख जी को दिया गया था। 3 महिलाओं के नाम मैंने और लिखे हैं, शायद आपसे पूछ ले। आमतौर पर केबीसी में इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लता मंगेशकर जी को किस वर्ष दिया गया था, तो आशा जी को किस वर्ष दिया गया था, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक चीज़ और है कि इस अवार्ड में दिया क्या जाता है। इस अवार्ड में गोल्डन लोटस यानी कि स्वर्ण कमल, सोने की पर चढ़ा हुआ कमल का फूल, और 10 लाख रुपए कैश दिया जाता है। जैसे हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर। हमारे यहाँ भारत में या बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ओके, चलिए साहब, अब बात करते हैं क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट हो गया, इस समय वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है 50 ओवर फॉर्मेट का। आपको पता है, जो नए स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, क्रिकेट आपने कभी देखा नहीं, टीवी वगैरह में क्रिकेट नहीं देखते हो, खेलते हो, देखते हो? खैर, क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट हैं। टेस्ट मैच 5 दिन के, वनडे क्रिकेट 50-50 ओवर के 2 पारियां, 1 दिन का मैच, और एक और वनडे मैच होता है 20-20 ओवर्स का, लेकिन उसे वनडे नहीं कहते। वो 20-20 ओवर का मैच होता है तो उसे 20-20 कहते हैं। तो एशिया कप क्रिकेट जो था, एशिया कप क्रिकेट ये था 16वां एशिया कप क्रिकेट था। पहला एशिया कप क्रिकेट जो है 1984 में हुआ है, और ये हुआ था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। उस समय यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर आपसे कोई पूछे ना, तो इस वेन्यू का नाम था शारजाह। शारजाह में फेमस क्रिकेट स्टेडियम था, अब भी है ये, और इसके नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे मैच, ये शारजाह क्रिकेट स्टेडियम जो है ना, इसके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेले गए हैं। अक्सर एक होता था ऑस्ट्रेलिया कप, एक शारजाह कप हुआ करता था। हर साल 4-5 देशों को शारजाह के अमीर बुलाते थे और क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ पर होता था। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता वहाँ आम थी क्रिकेट में, खेल के मैदान में, बाहर नहीं, खेल के मैदान में। खैर,
तो ये इस बार का जो एशिया कप था जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ, भारत ने मना कर दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया था। भारत के और कुछ अन्य टीमों के मैच जो थे वो श्रीलंका में रखे गए थे। तो एशिया कप क्रिकेट जो था वो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की संयुक्त मेजबानी में हुआ था, ठीक है। हालांकि इसका मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन भारत और कुछ दूसरे देशों ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था। तो इसके कुछ मैच श्रीलंका में हुए और कुछ मैच जो हुए वो पाकिस्तान में। मूल रूप से इसकी मेजबानी जो मिली थी वो पाकिस्तान को मिली थी। 16वां एशिया कप क्रिकेट 50-50 ओवर के फॉर्मेट में था, यानी कि वनडे फॉर्मेट में था। ध्यान रखना, अभी 6 महीने बाद यही भूल जाओगे T20 फॉर्मेट था कि वनडे फॉर्मेट था, पक्का भूल जाओगे। तो 50 ओवर फॉर्मेट में था ये। 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक हुआ। आपको पता होगा 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो याद रखना 17 सितंबर को उसका फाइनल हुआ था। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें खेली, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तो आप जानते ही हो। अफगानिस्तान भी सभी के जहन में है। छठी जो टीम थी अनजान, क्रिकेट जगत में जो अनजान, आपका पड़ोसी नेपाल। नेपाल पहली बार एशिया कप क्रिकेट में खेला। ध्यान रखना, सवाल आपसे पूछ सकता है, नेपाल पहली बार एशिया कप क्रिकेट में खेला, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना आप, ओके। अच्छा, इस बार जो आपका वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें ऐसी कौन सी टीम है जो पहली बार खेल रही है? ना, ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो पहली बार खेल रही हो। हॉलैंड पहली बार पहले खेल चुका है, ठीक है ना। आप ये गलती करेंगे, आप एकदम से हॉलैंड या अफगानिस्तान आंसर दे देंगे, तो अफगानिस्तान तो काफ़ी समय से खेल रहा है। हॉलैंड ऐसी पहली टीम है जो ठीक हो गया ना, जो वनडे वर्ल्ड कप में खेल रही है। एक मिनट, आपके लिए एक और वीडियो में यूट्यूब पे अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम आते हैं, बस हमारा मूड सही होना चाहिए, हमारा मूड सही होना चाहिए, हमें रात को बेहतर नींद मिली होनी चाहिए, और हम आके आपके सामने बोर्ड पे लिख के बोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली मैं जो बोर्ड पे ये नोट्स मैंने लिखे हैं, आप लोग ध्यान रखना, मैं बार बार कहता भी हूँ, मैंने जो बोर्ड पे नोट्स लिखे हैं इसमें मेरी और आपकी दोनों की सुविधा हो जाती है। मेरी सुविधा ये हो जाती है कि मैं फिर कोई चीज़ भूलता नहीं हूँ, कहीं मैं अटकता नहीं हूँ, और मेरे लेसन प्लान की फ़्लो बनी रहती है। जो जो चीज़ें मुझे बतानी होती हैं मैं लिख लेता हूँ, इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें याद आती हैं मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। आपकी आसानी ये है कि आपका काम स्क्रीनशॉट से चल जाएगा, आप अपने स्क्रीनशॉट की ही PDF फाइल बना लीजिए, बेहतर यही नोट्स हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दूंगा, करंट अफेयर्स और दूसरी चीज़ों के लिए भी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन की जो रेट है बहुत ही स्लो है, ओके। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। कहाँ थे भाई हम? चलिए, जहाँ भी थे, हाँ, पहली बार, हाँ। तो इस समय जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है भारत की मेज़बानी में, उसमें कोई भी नई टीम नहीं है, सब पुरानी टीम है। कितनी टीमें खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में? नहीं, 10 टीमें खेल रही हैं, ठीक है। तुमको कुछ नहीं पता। खैर, वर्ल्ड कप क्रिकेट आएगा, लेकिन अभी जो आप 26 नवंबर को आप जो EO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उत्तराखंड EO का, या नवंबर में आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आज की तारीख के बाद का नहीं आएगा, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि नवंबर का नहीं आएगा, अक्टूबर लास्ट तक का आ सकता है। लेकिन अभी जो दिसंबर में आपके जो एग्ज़ाम होंगे, खास करके उत्तराखंड RO, UP RO ARO, उत्तराखंड लोअर PCS और PCS, उसमें सारी चीज़ें पूछेगा आपसे, है ना। देखिए, अपना करंट अफेयर मजबूत रखिए। आपसे भी कह रहा हूँ, ये 15-16 जो सवाल होते हैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं। खैर, तो 17 सितंबर को हमने, यानी कि भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया और हम जीत गए। भारत जो है सबसे ज़्यादा बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाला देश है। भारत ने कुल 8 बार, ये टूर्नामेंट जो है ना, कई बार वनडे फॉर्मेट हुआ और कई बार T20 फॉर्मेट में हुआ। इससे पहला जो टूर्नामेंट था वो T20 फॉर्मेट में हुआ था। भारत ने सबसे ज़्यादा बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। ये कुल 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था और भारत ने इसको 8वीं बार जीता है। इसमें या इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा। अच्छा, एक चीज़ और, फाइनल मैच में उम्मीद थी कि रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए मात्र 51 रन पर आउट हो गई। ध्यान रखना, ये सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड नहीं है एशिया कप में या वर्ल्ड कप में। कल हम देख रहे थे श्रीलंका का मैच, तो श्रीलंका की टीम कल फिर 57 या 58 रन पर आउट हो गई। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट में 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे कम रन का जो रिकॉर्ड है वो 35 रन का है। श्रीलंका उससे बच गया था। तो कल वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ श्रीलंका शायद 57 या 58 रन पर आउट हो गई है। लॉक मत करना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें यहाँ लिखता हूँ। तो श्रीलंका मात्र 51 रन पर आउट हो गई, कौन में? एशिया कप फाइनल में। ध्यान रखना, आगे जाके ये सवाल ही बनेंगे कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका कितने रन पर आउट हो गई थी और एशिया कप में कितने रन पर आउट हो गई थी, आप कंफ्यूज करोगे।
तो इसलिए इन चीज़ों का तो ना करंट अफेयर्स का थोड़ा शौक भी पैदा कीजिए अपने अंदर ना, फिर चीज़ें याद रहती। खैर इसमें भारत 10 विकेट से जीता था, मात्र 36 या 37 गेंद में 6.1 ओवर में भारत ये मैच जीत गया था। 10 विकेट से जीतने का मतलब कुल 10 विकेट होते हैं ना, 11 खिलाड़ी, और आखिर का एक खिलाड़ी बचता तो उसे पारी मिलती नहीं है। 10 खिलाड़ी आउट हो गए तो टीम खत्म, तो कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। इस तरह से भारत ने ये मैच जो है वो 10 विकेट से जीता। फाइनल भारत फाइनल जो है 10 विकेट से जीता, और इसमें मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 6 खिलाड़ी आउट किए थे। तो इसीलिए अच्छा, एक क्रिकेट में एक शब्द आता है ना, मैन ऑफ द मैच, चांद, मैन ऑफ द मैच यानी कि मैच का सबसे अच्छा खिलाड़ी। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो मिला वो मोहम्मद सिराज को मिला, और टूर्नामेंट के सबसे अच्छे खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला? मैन ऑफ द सीरीज़। मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जो मिला कुलदीप यादव को मिला। अच्छा ध्यान रखना, कुलदीप यादव ने 1-2 मैच में बैटिंग भी कर ली थी अच्छी, इसलिए उनको ये अवार्ड मिल गया। फील्डर भी ठीक ठाक हैं वो, लेकिन इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ियों को आउट किया, इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में विकेट लेना, वो महेशा पथिराना। पथिराना जो हैं मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज पथिराना, उन्होंने 11 विकेट लिए। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन जो बनाए वो बनाए शुभमन गिल ने, 302 रन। देखिए मैं एक बार मैच देखता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं अखबार पढ़ता हूँ, फिर उसमें निशान लगाता हूँ, फिर अपनी नोटबुक में लिखता हूँ, फिर यहाँ आके लिखता हूँ और आपको बोलता हूँ, मुझे सब याद हो जाता है। तो ये प्रोसेस आप भी करें तो बेहतर चलता है ना, बार बार लिखिए, पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद सिराज, और टूर्नामेंट के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे पथिराना। सबसे ज़्यादा रन 302 गिल, और सबसे ज़्यादा विकेट पथिराना। नहीं देखो फिर गड़बड़ हो गया ना, मैं ही गड़बड़ बोल गया। टूर्नामेंट के सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे कुलदीप यादव, और सबसे ज़्यादा विकेट जो रहे वो पथिराना के रहे, 11 विकेट। ओके आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, वैसे इसमें कोई खास समझाने वाला तो है नहीं, है ना, सब डिस्कस ही है। ओके आगे चलते हैं। अब एकदम से स्पोर्ट्स से हम टर्न लेते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के नामों के पहले अक्षर ले लेकर के ये बना है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। इसका जो पुराना नाम था वो था ब्रिक। एक पत्रकार हुए जिम ओ नील। सवाल आता है, केबीसी में पूछा था, पता नहीं कितने करोड़ का सवाल था ये, जिम ओ नील। सवाल आता है कि ब्रिक या ब्रिक्स का विचार या ब्रिक शब्द सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये पत्रकार थी एक, जिम ओ नील। उन्होंने कहा था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना जैसे देश आपस में मिल जाएं, इनके बीच में व्यापार और दूसरे समझौते हो जाएं, तो ये विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। कहते हैं कि ब्रिक का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो जिम ओ नील ने दिया था। तो खैर शुरुआत में 4 देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना को मिलकर के संगठन बना जिसका नाम था ब्रिक। बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, कितने देश हो गए? 5 देश थे ये। इसका शिखर सम्मेलन, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी शिखर सम्मेलन क्या होता है। इसका 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। जोहान्सबर्ग कहाँ का शहर है? साउथ अफ्रीका का। किसका? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ जोहान्सबर्ग में हुआ। ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ था रूस में, येकाटेरिनबर्ग में। इसमें एक सवाल हो रहा है कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में पहली बार कब शामिल किया गया, या ब्रिक्स कब बना? तो 2009 में सान्या, चीन में, ठीक है ना। खैर तो 15वां शिखर सम्मेलन था इसका, पहला 2009 में रूस में येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? दक्षिण अफ्रीका के कह लें, या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा की अध्यक्षता में कह लें। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा है, उन्होंने ही इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अच्छा, इसमें खास बात ये हुई कि ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल किए गए। 6 नए देशों को इसकी मेंबरशिप दी गई है। किसकी? ब्रिक्स की। नाम इसका ब्रिक्स ही है, अभी नाम नहीं बदला गया। इसमें 6 नए देश शामिल किए गए। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो छोटे छोटे देशों का, कुछ देशों का संगठन है, यूएई मिलकर। यूएई की जो कैपिटल है वो दुबई है, ठीक है ना। कुछ लोग यूएई और दुबई में अंतर नहीं कर पाते, कहते हैं यूएई मतलब दुबई। नहीं, दुबई कैपिटल है, नहीं यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। तो अबू धाबी, दुबई जैसी रियासतें, अबू धाबी, दुबई, शारजा जैसी रियासतें जो हैं, ये सब आपस में जब मिलती हैं तो यूएई कहलाती हैं। जैसे अलग अलग देश मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाते हैं ना, जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज़, उसी तरह से है। खैर अब यहाँ पर मैंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत, पुतिन, आगे गुणा का निशान लगा दिया। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट फॉर क्रिमिनल्स या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो अलग है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोप में, यूक्रेन में युद्ध अपराध के आरोप में
रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, यानी कहीं भी ये मिल जाए तो उनको पकड़ लो। दक्षिण अफ्रीका उस समझौते में शामिल है, यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय किसी को अपराधी घोषित कर दे, उसके खिलाफ वारंट जारी कर दे, तो दक्षिण अफ्रीका उसको पकड़ सकता है, या दक्षिण अफ्रीका को पकड़ के उसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को देना होगा। तो अगर पुतिन यहाँ आते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो पुतिन यहाँ पर आए नहीं, रूस की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री आए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ध्यान रखना, बाकी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आए। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ आपसे पूछ सकता है कि मोदी जी ने इसमें एक मशवरा दिया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जाए। बिल्ली फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? बाघ, है ना। देखें आप ना, कुत्ता, भेड़िया, बिल्ली, गुलदार, तेंदुआ, चीता, है ना, ये सब कैट फैमिली के हैं ना। तो ये कैट फैमिली के जो मेंबर हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि कैट फैमिली के वो मेंबर्स जैसे कि चीता है, टाइगर है, जो तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट या विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए, इनके कंजर्वेशन या संरक्षण या इनकी देखभाल के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया जाए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मोदी जी ने प्रस्ताव दिया, कहाँ पर दिया? ब्रिक्स सम्मेलन में। देखो ये बहुत सी चीज़ें आएंगी कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक कॉरिडोर किस सम्मेलन में आया, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस किस सम्मेलन में आया, है ना, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस में आया था? कोपिक किस पेरिस वाला, है ना। हाँ, तो इसमें आया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बना नहीं है, मोदी जी ने सजेस्ट किया है। ओके, किसके संरक्षण के लिए? बिल्ली परिवार के ऐसे जानवर जो लुप्त हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और, ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ। मोदी जी ने इसमें मशवरा दिया कि जो ब्रिक्स देश हैं अपना एक यूनियन बनाएं। उस यूनियन का मकसद ये होगा कि स्पेस में हम जो रिसर्च कर सकते हैं, जो अनुसंधान कर सकते हैं, उसके लिए अंतरिक्ष अन्वेषण संघ, ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ नाम का संगठन बनाया जाए। मोदी जी ने आह्वान किया। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। तो 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड कब अनाउंस हुए? ये अनाउंस हुए 24 अगस्त 2023 को। अनाउंस जो हुए ये 24 अगस्त 2023 को हुए। फिल्म अवार्ड भारत सरकार देती है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी भारत सरकार देती है, लेकिन वो अलग है, वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं ताज़ा तरीन फिल्मों को। 2023 को ये घोषित हुए, 24 अगस्त 2023 को घोषित हुए, और जो फिल्में 2022 में रिलीज़ हुई उनके लिए ये अवार्ड आए। ध्यान रखना, जो फिल्में 2022 में रिलीज़ हुई उनके लिए अवार्ड दिए गए। ठीक है, जो फिल्में 2022 में रिलीज़ हुई उनको ये अवार्ड, उनके लिए अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी फिल्म इसको कहते हैं फीचर फिल्म, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म या बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया रॉकेटरी। मैं देख नहीं पाया, देखने की तमन्ना थी, समय नहीं मिला है, खास करके जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है नींद उड़ गई है। रॉकेटरी हमको लगता था बड़ा आसान है ये काम करना, जाया करेंगे, मोबाइल कैमरा लगाया करेंगे और शुरू हो जाया करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड हो जाया करेगी और उसके बाद पब्लिश हो जाया करेगी। पहले तो महीने लाइट्स एडजस्ट करने में लग गए, फिर कभी माइक लाओ, कभी कैमरा लाओ, है ना, कभी बोर्ड सही नहीं है। अब वो सारी चीज़ें पार हो गई, अब रिसर्च करनी पड़ती है। आपको 1 घंटे की वीडियो देने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको 1 घंटे की वीडियो देने के लिए 2-2, 3-3 काम करना पड़ता है, और उसमें मूड की बड़ी भूमिका है। कभी कभी ऐसा ना मन नहीं करता। वैसे तो आपको पढ़ाने के लिए यहाँ, सॉरी मैं समय ख़राब कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ाने के लिए हम कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, है ना। कुछ इधर उधर हो गया, बच्चों ये नहीं, ये मिटा दिया, ऐसा नहीं ऐसा था, अरे कल मैंने गलत बता दिया था, ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन रिकॉर्डिंग में ये संभव नहीं है। तो आपको अगर ईजी लग रहा हो, आपको किसी को भी ईजी लग रहा हो, तो मैं बता दूँ, आधा 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए 2-2, 3-3 काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग के बाद का काम एडिटिंग, अपलोडिंग, अरे बाबा, खैर चलो, बट अब आदत पड़ गई है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और अपना ज्ञान भी बहुत बेहतर होता जा रहा है, चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 24 अगस्त 2023 को घोषित हुए। 2022 की फिल्मों के लिए थे ये, और इसमें सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला वो मिला फिल्म रॉकेटरी को। इसका पूरा नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। और इसके जो डायरेक्टर हैं, फेमस फिल्म एक्टर, 3 इडियट में जो बने थे, कुछ बने थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, 3 इडियट में भी आए थे, आर माधवन। तनु वेट्स मनु वाले 2 फिल्म आई ना, तनु वेट्स मनु, तो आर माधवन, वही आर माधवन है ये। तो ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। लेकिन अवार्ड किसके लिए मिला? सबसे अच्छी फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसी और को मिला, अभी भी बताता हूँ आपको।
समझ गए। रॉकेटी द नॉम्बी इफेक्ट हिंदी की फिल्म है, हिंदी भाषी, इसको सबसे अच्छी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। हिंदी भाषा में, देखें ना, हिंदी कई लैंग्वेज में बनी है लेकिन हिंदी भाषा की जो फिल्म है उसके लिए मिला है। ये भी पूछ सकता है, ये कई भाषा में बनी है ना एक साथ, तो हिंदी भाषा के लिए है, उसको मिला है ये। अच्छा, एक है टोटल इंटरटेनमेंट करने वाली फिल्म, संपूर्ण मनोरंजन करने वाली लोकप्रिय फिल्म, ये अवार्ड मिला है RRR को, RRR। पांडे जी आपने जाना है क्या? हाँ, बस 5 मिनट हैं, ठीक है। तो संपूर्ण मनोरंजन करने वाली जो लोकप्रिय फिल्म है वो है RRR। इसके जो डायरेक्टर हैं, एक्टर नहीं, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं R राजमौली, डायरेक्टर इसके, ध्यान रखना, इसके डायरेक्टर हैं R राजमौली, है ना। और अच्छा, एक फिल्म आई थी काफ़ी चर्चा में रही, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स फिल्म। तो कश्मीर फाइल्स के लिए इसके जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री हैं। इस फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड मिला है। नरगिस दत्त अवार्ड जो दिया जाता है ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जिनका मकसद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का संदेश देना हो। तो राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया जाता है वो नरगिस दत्त के नाम से दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म या नरगिस दत्त अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया गया? कश्मीर फाइल्स को। इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, सभी जानते हैं। अच्छा, इसी फिल्म में सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया है पल्लवी जोशी ने। तो पल्लवी जोशी को सबसे अच्छी सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला इसी फिल्म के लिए। पल्लवी जोशी जो है इनकी पत्नी है विवेक अग्निहोत्री की। अच्छा, एक फिल्म आई थी मिमी, मैंने भी देखी, बड़ी अच्छी फिल्म थी मिमी, है ना। उसका ट्रेलर देखा था, कुछ कॉमेडी का शौकीन है तो मैं देख लिया था, लेकिन वो अच्छा मैसेज देने वाली फिल्म थी मिमी। तो मिमी फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, सबसे अच्छे सपोर्टिंग एक्टर, सहायक अभिनेता माने सपोर्टिंग एक्टर। और मिमी फिल्म के लिए ही कृति सेनन को सबसे अच्छी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लेकिन इस बार सबसे अच्छी एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो शेयर हुआ है, कृति सेनन को मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूभाई कठियावाड़ी के लिए। ध्यान रखना, 2 एक्ट्रेसेस को ये सबसे अच्छी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। सबसे अच्छी एक्ट्रेस का अवार्ड और सबसे अच्छी सहायक या सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। बाद में कंफ्यूज हो गए, इसलिए ध्यान से सुन लेना। सबसे अच्छे हीरो अल्लू अर्जुन, पुष्पा, ठीक है ना, अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए। और सबसे अच्छे डायरेक्टर को का जो अवार्ड मिला है वो मिला है निखिल महाजन को। निखिल महाजन ने मराठी भाषा में एक फिल्म डायरेक्टर की है गोदावरी। इस फिल्म का नाम, पूरा नाम लिख लीजिए आप, चलिए, गोदावरी द होली वाटर, पूरा नाम इसका, तो गोदावरी द होली वाटर, गोदावरी द होली वाटर। इस फिल्म के लिए निर्देशक निखिल महाजन। सबसे अच्छे डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है निखिल महाजन को मिला है मराठी फिल्म गोदावरी के लिए, गोदावरी द होली वाटर के लिए। सबसे अच्छे सिंगर, साल के सबसे अच्छे सिंगर, इसमें पुरुष और महिलाओं में अलग अलग है। पुरुषों में ये अवार्ड मिला है काला भैरव को और महिलाओं के लिए अवार्ड मिला है श्रेया घोषाल को, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत की है मैंने इस रिसर्च के लिए और अभी शुरुआत की है, पहली और दूसरी 2 वीडियो अपलोड की है। आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी, क्या अच्छा लगा और क्या ख़राब लगा। अगर कुछ ख़राब लगा तो मुझे बताइए, मैं उसको और संशोधित करने की कोशिश करूँगा। आई हैव 27 ईयर्स एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। 27 साल, जितनी कई की उम्र नहीं है।